तो कभी सोचा है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक, चाहे वो कहीं भी हों, एक दूसरे के काम को इतनी आसानी से और इतनी सटीकता से कैसे समझ लेते हैं? खैर, आज हम विज्ञान की इसी, कह सकते हैं, गुप्त भाषा के बारे में बात करने वाले हैं। इसका जवाब है, ये सभी चीजें कभी ना कभी लंबाई नापने का एक स्टैंडर्ड तरीका हुआ करती थी। हाँ, सच में। एक राजा के पैर से लेकर पेरिस में रखी एक धातु की छड़ तक, और ये सब बस एक ही बात की तरफ इशारा करता है कि हमें एक ऐसी सिस्टम की कितनी ज्यादा जरूरत थी जिस पर दुनिया में हर कोई हर जगह भरोसा कर सके। जरा सोचिए, आप किसी के साथ मिलकर एक घर बना रहे हैं, लेकिन वो आपकी भाषा नहीं समझता। आप कहते हैं मुझे 10 इंच की लकड़ी चाहिए और वो आपको 10 सेंटीमीटर की लकड़ी लाकर दे देता है। क्या होगा? पूरा काम बिगड़ जाएगा, है ना? बस कुछ ऐसा ही हाल था पहले विज्ञान की दुनिया का, जब नाप तौल की कोई एक कॉमन भाषा नहीं थी। उस समय मतलब सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस जैसी कई अलग अलग प्रणालियां चलती थीं। अब जरा सोचिए कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट पाउंड में कोई मेजरमेंट भेज रहा है और फ्रांस में बैठा एक साइंटिस्ट उसे ग्राम में समझने की कोशिश कर रहा है। अरे बाप रे, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन, और गलतियों की तो कोई गिनती ही नहीं। ऐसे में मिलकर काम करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन फिर साल 1971 में एक सोल्यूशन सामने आया। पूरी दुनिया ने मिलकर एक सिंगल यूनिवर्सल सिस्टम को अपनाया, जिसे हम जानते हैं एसआई सिस्टम के नाम से। और सच कहूं तो ये साइंटिफिक कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। इसने सबको एक ही पेज पर ला खड़ा किया। तो सवाल ये है कि ये भाषा काम कैसे करती है? खैर, ये जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। पूरी की पूरी फिजिक्स की भाषा सिर्फ 7 बेसिक अक्षरों पर बनी है, और इन्हीं अक्षरों को हम कहते हैं आधारी इकाइयां या बेस यूनिट्स। और ये हैं वो 7 आधार इकाइयां। देखिए, लंबाई के लिए मीटर है, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, और इसी तरह मोल और कैंडेला तक। असल में विज्ञान में आप जो भी माप लेते हैं उसकी शुरुआत इन्हीं 7 बिल्डिंग ब्लॉक से होती है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये इकाइयां अब किसी राजा के पैर के साइज पर या किसी धातु की छड़ पर निर्भर नहीं हैं। नहीं, इन्हें अब प्रकाश की गति जैसे यूनिवर्सल फिजिकल कांस्टेंट से डिफाइन किया गया है। इसका मतलब ये है कि चाहे कोई दिल्ली में हो या न्यूयॉर्क में, 1 किलोग्राम का वजन हमेशा, बिल्कुल हमेशा 1 किलोग्राम ही रहेगा। तो जैसे हम अक्षरों से शब्द बनाते हैं, वैसे ही इन 7 अक्षरों यानी बेस यूनिट से हम अपनी वैज्ञानिक भाषा के अनगिनत शब्द बना सकते हैं। इन शब्दों को हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन असल में कुछ और नहीं बल्कि किलोग्राम, मीटर और सेकंड का ही एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो अब हमारे पास भाषा के शब्द तो आ गए, लेकिन विज्ञान में सिर्फ सही शब्द बोलना ही काफी नहीं होता। ये बताना भी जरूरी है कि हम अपने माप को लेकर कितने श्योर हैं, कितना सटीक है हमारा मेजरमेंट। और यहीं पर एंट्री होती है सार्थक अंकों की, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स आखिर हैं क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये एक साइंटिस्ट का तरीका है ये बताने का कि उनका लिया गया माप असल में कितना सटीक है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये उस मेजरमेंट में हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को दिखाते हैं। इसका पहला नियम तो बहुत ही सीधा है। कोई भी नॉन जीरो डिजिट और उनके बीच में फंसा हुआ कोई भी जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है, मतलब उसे गिना ही जाएगा। जैसे इस उदाहरण में 2.308 सेंटीमीटर, इसमें पूरे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब आते हैं नियम नंबर 2 पर। किसी नंबर की शुरुआत में जो जीरो आते हैं ना, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ प्लेस होल्डर का काम कर रहे हैं, वो हमें सटीकता के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। इसीलिए 0.002308 मीटर में भी अभी भी 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। चलिए अब उस नियम की बात करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ये है नंबर के आखिर में आने वाले जीरो के बारे में। और यहाँ सारा का सारा खेल डेसिमल पॉइंट यानी दशमलव का है। यहाँ देखिए, 3.500 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्यों? क्योंकि वो दशमलव, वो डेसिमल पॉइंट हमें एक तरह से बता रहा है कि रुको, इन जीरोस को इग्नोर मत करना, इनका एक मतलब है, हमने इतनी सटीकता से मापा है। लेकिन दूसरी तरफ 12300 में हो सकता है कि वो आखिरी के 2 जीरो सिर्फ प्लेस होल्डर हों, हमें पक्का नहीं पता। और जब हम इन नंबर्स के साथ कैलकुलेशन करते हैं
तो कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि हम अपने जवाब को असल से ज्यादा सटीक ना दिखा दें। तो सीधा सा नियम है, जब गुणा या भाग कर रहे हों तो जवाब में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जितने सबसे कम वाले नंबर में थे, और जब जोड़ या घटा रहे हों तो हमारा ध्यान डेसिमल प्लेस पर होता है। और अब आखिर में बात करते हैं एक ऐसे टूल की जो अपने काम को चेक करने के लिए बहुत पावरफुल है। इससे आप किसी भी फिजिसिस्ट का सुपर पावर भी कह सकते हैं, और ये है डायमेंशनल एनालिसिस यानी विमीय विश्लेषण। तो ये डायमेंशन क्या है? ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एकदम बेसिक पहचान है, उसकी मौलिक प्रकृति। इसमें हम नंबर या यूनिट पर ध्यान नहीं देते। जैसे वेलोसिटी की डायमेंशन हमेशा लेंथ L डिवाइडेड बाय टाइम T होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूनिट मीटर पर सेकेंड है या किलोमीटर पर घंटा। और इसका जो सिद्धांत है वो बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल है। वो ये कि आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को जोड़ या घटा सकते हैं जिनकी डायमेंशन एक जैसी हो। मतलब आप सेब में संतरे नहीं मिला सकते, है ना? ठीक वैसे ही आप लंबाई में समय को नहीं जोड़ सकते। ये किसी भी फिजिक्स इक्वेशन के लिए एक तरह का सैनिटी चेक है। चलो मोशन की इस फेमस इक्वेशन को ही देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में है x यानी दूरी, जिसकी डायमेंशन है L मतलब लेंथ। अब नियम के हिसाब से राइट साइड के हर एक टर्म की डायमेंशन भी L ही होनी चाहिए। और जब हम चेक करते हैं तो हाँ, v0t की डायमेंशन भी L है और at² की डायमेंशन भी L ही निकलती है। मतलब हमारी इक्वेशन डायमेंशनली बैलेंस्ड है। और ये बहुत ही ज़रूरी बात है। देखिए, डायमेंशनल एनालिसिस ये तो साबित नहीं कर सकता कि कोई इक्वेशन 100% सही ही है, लेकिन हाँ, ये पक्के तौर पर बता सकता है कि कोई इक्वेशन गलत है। ये किसी भी साइंटिफिक थ्योरी के लिए एक बहुत ही पावरफुल पहला फिल्टर है। तो अगली बार जब कोई माप देखें तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो इस यूनिवर्सल भाषा में लिखा गया एक वाक्य है। एक ऐसा वाक्य जो हमें इस फिजिकल दुनिया के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताता है। और यही भाषा हमें सही सवाल पूछने में मदद करती है, और कौन जाने, शायद ब्रह्मांड के कुछ और रहस्यों से पर्दा उठाने में भी।